लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से भी भड़काई जा रही है। क्यों व्लादिमीर पुतिन के लिए ईरान एक जरूरी साझेदार बन चुका है और गाजा में जिस सीजफायर की बात हो रही है वो असल में शांति नहीं बल्कि रुकी हुई जंग क्यों है। यानी आज की बड़ी तस्वीर, बयान, रणनीति और जमीन पर हकीकत, तीनों के बीच का फर्क समझेंगे बहुत आसान और साफ भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ट्रंप की सभ्यतागत धमकियां, युद्ध को भड़काने वाले शब्दों की निंदा जरूरी। इसमें ये बताया गया है कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़ी जा रही है और कई बार शब्द ही सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। संपादकीय बताता है कि पहले अमेरिका जैसे देश युद्ध को सर्जिकल स्ट्राइक या कोलिलेटरल डैमेज जैसे नरम शब्दों से छिपाते थे ताकि असल विनाश की सच्चाई ढकी रहे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता सीधे और बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ईरान को तबाह कर देने या एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जैसी बातें कहना। लेख के मुताबिक ये भाषा सिर्फ बयान नहीं होती बल्कि लोगों में डर फैलाने और युद्ध को जायज ठहराने का एक तरीका बन जाती है। गार्जियन ये भी बताता है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता इस तरह की धमकी देता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये युद्ध सिर्फ दुश्मन सरकार को नहीं बल्कि आम लोगों को भी आतंकित करता है। यही वजह है कि ऐसे बयान खुद में ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गंभीर सवाल खड़े करते हैं, यहां तक कि युद्ध अपराध जैसी श्रेणी में भी देखे जा सकते हैं। लेख आगे कहता है कि इस तरह की भाषा का असर जमीन पर भी दिखता है, जैसे गाजा में भारी तबाही और लेबनान में हमले। जब नेताओं के शब्द इतने कठोर और अमानवीय हो जाते हैं तो हिंसा को भी वैधता मिलने लगती है। यानी पहले शब्द बदलते हैं, फिर उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। संपादकीय इस बात पर भी चिंता जताता है कि ऐसे बयानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस जवाब नहीं दिया जाता। नतीजा ये होता है कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था कमजोर पड़ती जाती है। अगर इस तरह की धमकियों को बिना चुनौती दिए छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में और भी नेता इसी तरह की भाषा और नीतियां अपनाने लगेंगे। कुल मिलाकर यह संपादकीय कहना चाहता है कि युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि भाषा पर भी लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि शब्द ही हिंसा को बढ़ावा देने लगे तो दुनिया और ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख पुतिन के लिए ईरान लगभग अपरिहार्य क्यों है। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि रूस और ईरान का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य साझेदारी नहीं बल्कि आज की वैश्विक राजनीति में एक बेहद अहम रणनीतिक गठजोड़ बन चुका है, खासकर व्लादिमीर पुतिन के लिए। लेख कहता है, हाल के ईरान अमेरिका संघर्ष ने रूस को कुछ हद तक फायदा जरूर पहुंचाया। तेल की कीमतें बढ़ी, पश्चिम का ध्यान बटा और यूक्रेन युद्ध पर दबाव कम हुआ। लेकिन इसके बावजूद रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ईरान कमजोर होता है या अस्थिर हो जाता है तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यानी जो चीज ऊपर से रूस के लिए फायदेमंद दिख रही है वही लंबी अवधि में खतरा भी बन सकती है। आसान भाषा में समझें तो लेख ये बताता है कि ईरान रूस के लिए फ्रंटलाइन पार्टनर की तरह काम करता है, एक ऐसा देश जो अमेरिका को उलझाए रखता है लेकिन खुद रूस को सीधे खतरे में नहीं डालता। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को ड्रोन दिए और दोनों देशों ने मिलकर प्रतिबंधों से बचने के तरीके भी विकसित किए। यही नहीं, दोनों देशों की सोच भी मिलती जुलती है। दोनों मानते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था उनके खिलाफ है। लेख ये भी बताता है कि रूस और ईरान का रिश्ता सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें खुफिया जानकारी, आर्थिक नेटवर्क और यहां तक कि विरोध को दबाने के तरीके भी शामिल हैं। यानी ये साझेदारी धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई है कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। एक अहम बात लेख ये भी रखता है कि रूस सीरिया की तरह ईरान को छोड़ नहीं सकता। जहां बशर अल असद को रूस ने हालात बिगड़ने पर बचाने की कोशिश छोड़ दी थी, वहीं ईरान उससे कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार देश है। ईरान
न सिर्फ खुद लड़ सकता है बल्कि दुनिया भर में असर डालने की क्षमता रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बनाना। लेख का निष्कर्ष साफ है, अगर ईरान टूटता है या कमजोर पड़ता है तो रूस के पास उसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा साझेदार नहीं है। चीन बहुत ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और उत्तर कोरिया सीमित प्रभाव वाला है। इसलिए ईरान का टिके रहना ही रूस की रणनीति के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि ईरान सिर्फ रूस का सहयोगी नहीं बल्कि उसकी वैश्विक रणनीति का एक अहम स्तंभ है। अगर ये स्तंभ हिलता है तो रूस की पूरी रणनीतिक स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए पुतिन के लिए ईरान सच में लगभग अपरिहार्य है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, न युद्ध न शांति, सीज फायर के 6 महीने बाद गाजा की हकीकत। इसमें यह बताया गया है कि कागज पर हुए युद्ध विराम और जमीन पर लोगों की जिंदगी के बीच कितना बड़ा अंतर है। लेख कहता है, अक्टूबर 2025 में हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था उससे उम्मीद थी कि गाजा में हालात सुधरेंगे, लेकिन 6 महीने बाद भी स्थिति न पूरी तरह जंग न पूरी तरह शांति वाली बनी हुई है। लेख के मुताबिक युद्ध विराम का मकसद था कि हमले रुकेंगे, इजरायली सेना पीछे हटेगी और राहत सामग्री बड़े पैमाने पर गाजा पहुंचेगी। लेकिन हकीकत यह है कि हमले पूरी तरह रुके नहीं, कम तीव्रता में सही लेकिन लगातार जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सीज़फायर के दौरान भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। यानी युद्ध का रूप बदल गया है, खत्म नहीं हुआ। मानवीय हालात पर लेख खास जोर देता है। कहा गया है कि राहत सामग्री तय समय से बहुत कम पहुंच रही है, जिससे खाने पीने की कमी, महंगाई और कुपोषण जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। हॉस्पिटल्स और इलाज की हालत भी गंभीर है। हजारों मरीज गाजा से बाहर इलाज के इंतजार में हैं, लेकिन सीमा पार जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को मिल रही है। यानी युद्ध विराम के बावजूद आम लोगों की जिंदगी में कोई ठोस सुधार नहीं आया। लेख ये भी बताता है कि सीमा पार आवाजाही, खासकर रफा क्रॉसिंग, अब एक राजनीतिक और सुरक्षा नियंत्रण का साधन बन गई है, जहां से राहत, इलाज और पुनर्निर्माण सब कुछ सीमित और नियंत्रित तरीके से हो रहा है। इसी तरह येलो लाइन जैसी नई जमीनी व्यवस्था ने गाजा के बड़े हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण बनाए रखा है, जिससे लोगों के लिए अपने घर या खेत तक पहुंचना भी जोखिम भरा हो गया है। एक अहम पहलू यह भी है कि क्षेत्रीय हालात, खासकर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव, इसने गाजा की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इससे राहत आपूर्ति और आवाजाही और बाधित हुई है। यानी गाजा की समस्या अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ गई है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि गाजा में जो सीज़फायर है वो असल में स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक अस्थायी और अधूरा समझौता है। जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए हालात अभी भी असुरक्षा, कमी और अनिश्चितता से भरे हैं। इसलिए ये शांति नहीं बल्कि एक ठहरी हुई जंग जैसी स्थिति है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.